तो बच्चों अब तक हम एसिड्स एंड बेसिस की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ चुके हैं अच्छे से. टुडे विल स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. सो बच्चा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स. पहले हम एसिड को डिस्कस करते हैं, फिर बच्चा हम बेस पे मूव ऑन करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट वन, जैसे एसिड. कि एसिड बच्चा बेस पे कैसे, सॉरी एसिड बच्चा मेटल पे कैसे एक्ट करते हैं. देखो बच्चा, पहले तो जनरलाइज चीज़ है, एक आपको ध्यान रखना है कि बच्चा एसिड्स, जब भी कोई भी एसिड हो वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है जब. ओके, तो बच्चा वो हमें क्या दे देता है, वो हमें दे देता है सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. सोल्ट प्लस H2. ठीक है, जो कि गैसेस फॉर्म में निकलती है. तो ये जनरल चीज़ है बच्चा, जनरल सी मतलब एक ऐसे टर्म है जिसको आपको पता होना चाहिए कि एसिड मेटल के साथ अटैक करके सोल्ट और H2 देते हैं. आपको बस इतना पता होना चाहिए. अब इसको प्रूव कर, देखो बच्चा, तो हमने क्या जाना कि जब भी एसिड मेटल के साथ अटैक करता है तो वो हमेशा किसमें टूटता है बच्चा, सोल्ट में, साथ में H2 देता जाता है, हाइड्रोजन गैस दी जाता है. ठीक है, जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, तो पहला एग्जांपल क्या होगा बच्चा, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं जो हमारी एक्टिविटी में भी था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जब हमने जिंक को मिलाया तो ये हमें क्या दे देगा, ZnSO4 प्लस H2. ठीक है, हाइड्रोजन गैस दे देगा. ओके, नाउ अगर हम सेकेंड एग्जांपल की बात करें बच्चा, तो इसमें हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे हम 2HCl ले लेते हैं, मतलब HCl ले लेते हैं, 2HCl बस बच्चा बैलेंस्ड फॉर्म है उसकी, 2Na. तो जिससे सोडियम मेटल होता है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. तो जब भी हम वीकेंड से एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो फिर से हमें इसका सोल्ट मिल जाएगा 2NaCl की फॉर्म में, और साथ में हमें हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती दिख जाएगी, निकलती हुई दिख जाएगी. ओके, अब द क्वेश्चन अराइज बच्चा कि सर हमने एक्सपेरिमेंट देखा है ना, हमें कैसे पता कि वो हाइड्रोजन ही गैस थी, है ना, कोई और भी तो हो सकती थी. तो बच्चा उसके लिए एक टेस्ट होता है. ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऐसे दैट, उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं बच्चा उसके अंदर, दैट इज टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस. हम कंफर्म करते हैं बच्चे कि वो हाइड्रोजन गैस है या नहीं है. ठीक है, कैसे कंफर्म करते हैं बताते हैं बच्चों, मैं आपको सबसे पहले. तो देखो, जो हाइड्रोजन गैस होती है ना बच्चा, अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं, पार्टिकुलरली हाइड्रोजन गैस की, तो बच्चा जो हाइड्रोजन गैस होती है ये पहली बात तो कलरलेस होती है, कोई कलर नहीं होता इसको. ठीक है, ऊपर से स्मेललेस भी होती है और वी कैन से ओडरलेस होती है. ठीक है, क्योंकि बच्चा इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती है. तो हमें कैसे पता चलेगा, ना तो हमें उसका कलर से पता चल रहा, ना मैं उसके ऑर्डर से पता चल रहा कि वो हाइड्रोजन गैस है. तो उसके लिए बच्चा एक टेस्ट होता है, जिस टेस्ट का नाम क्या होता है, उस टेस्ट का नाम होता है पोप साउंड टेस्ट. पोप साउंड टेस्ट. ओके, ये टेस्ट अभी आपको दिखाया जाएगा, डोंट वरी. ठीक है, तो क्या होता है बच्चा, देखो हमने कोई टेस्ट ट्यूब ली थी. पॉप साउंड टेस्ट में क्या होता है समझो इसको. मतलब पॉप साउंड टेस्ट का क्या मतलब है बच्चा, बेसिकली ये कहना चाह रहा है दैट, ये टेस्ट क्या बोलता है दैट जो हाइड्रोजन गैस होती है ना बच्चा, हाइड्रोजन गैस बर्न्स, जब उसको जलाया जाता है तो एक पॉपअप साउंड आती है. ठीक है, बर्न्स विद पॉप साउंड. ये एक्सपेरिमेंट यही बोलता है कि जब हाइड्रोजन गैस को जलाया जाएगा तो उसमें से पॉप साउंड आएगी.
कैसे बच्चा देखो, मान लो हमने कोई ये टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है, थोड़ी सी की बना लेते हैं, ओके, फिर से दिखा दूँगी, दिस इज वेरी गुड। मान लो बच्चा टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर हमने पहले से ही H2SO4 डाला हुआ था जो कि एसिड होता है, अभी हमने देखा, साथ में बच्चा हमने जिंक भी डाल दिया है ना। तो जिंक डालने से हमें क्या मिला है, ZnSO4 मिला है प्लस H2 मिला है, ये तो मिला है, ओके। तो बच्चा यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलना स्टार्ट हुई, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस है, हमें बस एक बात पता है कि हाइड्रोजन गैस की क्वालिटी होती है कि वो बर्न कैसे होती है, एक पॉपअप साउंड के साथ। तो हमने बच्चा एक चीज़ करी इसके साथ, हम इसके यहाँ पे कैंडल ले आए, तो एक माचिस की तिल्ली लाए तो जला के उसको, ठीक है, लाइक वी कैन से कि माचिस की तिल्ली है बच्चा जली हुई, ठीक है, इसके अंदर आग लग रही है, या फिर हम कैंडल भी ला सकते हैं। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस इसको छुएगी, तो यहाँ से बच्चा जैसे ही हाइड्रोजन गैस इसको टच करेगी, तो जैसे मतलब ये बर्न करना स्टार्ट करेगी हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ से बच्चा पॉप साउंड आएगी, पॉप ऐसे करके, ठीक है, पूप पूप ऐसे साउंड आएगी, पॉप की साउंड आएगी। तो तभी हम कंफर्म करके कह सकते हैं कि भाई ये क्या है, ये हमारी हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। पॉप साउंड से हम वेरीफाई कर लेते हैं कि ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये वाली गैस, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज एक सवाल उठता है बच्चा यहाँ पे, क्या दुनिया का हर एसिड, मतलब हर एसिड, दुनिया के सारे एसिड एलोग विद दुनिया के सारे मेटल इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे, या फिर कोई कंडीशन भी होनी चाहिए कि भाई ऐसा कुछ होगा? कौन बताएगा इसका एक्सप्लेनेशन? आई विल से एसिड्स बच्चा मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज पे। देखो कैसे, ठीक है। वी कैन से, अगर हम एसिड्स की बात करें बच्चा कि वो रिएक्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो हमें इसके लिए लेना पड़ेगा, वी कैन कंसीडर, हमें कंसीडरेशन लेना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज का, ठीक है। कैसे बच्चा देखो, मैंने कहा है आपको मैं कुछ नहीं बताऊंगा नया। देखो बच्चा, रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद है? चलो ओके, हमने जान तो लिया कि क्या होता है पॉप साउंड टेस्ट, पर बच्चा जो सारे के सारे मेटल्स होते हैं ना, वो सारे के सारे एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात आ जाती है ना। फिर अगर बच्चा जो मेटल है वो एसिड से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो ऑब्वियसली रिएक्ट कर जाएगा, रिप्लेस कर देगा उसको, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करा है, देख लो आप, जिंक पहले आ रहा है, हाइड्रोजन बाद में आ रहा है ना, जिंक पहले आ रहा है, हाइड्रोजन बाद में आ रहा है, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। इस वजह से जो है वो सारे के सारे मेटल सारे के सारे उससे एलिमेंट से नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको एग्जांपल दूँ, जैसे अगर मैं कहूँ कि बच्चा CuSO4 + Fe, यहाँ तो बच्चा काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। काम कैसे चलेगा, हमें FeSO4 का साल्ट मिल जाएगा, ये भाई यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा बच्चा, सबसे पहले तो FeSO4 का सोल्ट मिल जाएगा, साथ में वीकेंड से कॉपर निकल जाएगा अलग से, ठीक है। अभी हम उस रिएक्शन के पर्पज से नहीं पढ़ रहे हैं उसको, मतलब एसिड प्लस मेटल के हिसाब से। अगर बच्चा हम H2SO4 को सिल्वर के साथ रिएक्ट करवाएं, तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्यों? क्योंकि देख लो हाइड्रोजन जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देख लो हाइड्रोजन सिल्वर, है ना, तो इस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो बच्चा वो रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है, आपको ध्यान रखना, दुनिया का हर एसिड हर मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ओके। रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल,
ठीक है। सेकंड क्या दे रहे हैं, बेसिस। बेसिस के केस में मेटल के साथ क्या रिएक्शन होगी बच्चा, देखो बेस के अंदर बच्चा जब हम मेटल को मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे बच्चा उसी बेस का जो हमें सोल्ट मिल जाएगा, साथ में H2O मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है जनरल फॉर्मेस रिएक्शन की, ठीक है। तो बस एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूँ बच्चा, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग, कोई बेस ले लिया बच्चा हमने NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वही हमारी रिएक्शन वाला है जो एक्टिविटी में दे रखा है, साथ में हमने जिंक ले लिए, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चा, इसका सोल्ट Na2ZnO2, ठीक है। साथ में क्या इवॉल्व हो जाएगी, H2 गैस, ओके। और बच्चा जो ये जो मला है ना मैं Na2ZnO2, इसका कॉमन नेम होता है, वो होता है सोडियम जिंकेट, ध्यान रखना आपको, दिस इज सोडियम जिंकेट। दैट वाज इट बच्चा अबाउट रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल, ठीक है। तो मैं जनरलाइज करके बता देता हूँ आपको। तो बच्चा चाहे हम एसिड ले लें चाहे हम बेस ले लें, जब भी हम इसको मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसी एसिड या बेस का सोल्ट मिलता है मेटल के साथ घुल के, और साथ में हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है, इवॉल्व होती है। और हाइड्रोजन गैस के लिए हमने कौन सा टेस्ट करा है, पोप-साउंड टेस्ट, ठीक है। ध्यान रखना, ये टेस्ट डायरेक्टली पूछा जाता है। कार्बोनेट होता क्या है, नाउ वी आर स्टडिंग रिएक्शन ऑफ मेटल्स, सॉरी रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स एंड नॉन मेटल, सॉरी मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो बच्चा क्या होते हैं ये, अगर मैं बच्चा बात करूं सबसे पहले मेटल कार्बोनेट, देखो बच्चा मेटल के कार्बोनेट कैसे बनते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे कोई भी मेटल ले लो, M4 मेटल, और कार्बोनेट क्या होता है, CO3 बच्चा। तो मेटल के बाद CO3 लिख दो तो क्या बन जाएगा उसका, मेटल कार्बोनेट, ठीक है। या फिर अगर हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें बच्चा, अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें, हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए बच्चा क्या हो जाएगा, कोई भी मेटल लो उसका HCO3 लिख दो, ठीक है। HCO3 क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो वो उस मेटल का क्या बन जाएगा बच्चा, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, समझे। पर कहानी क्या है, जैसे आपको दिखना है, ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखना कोई भी मेटल, जैसे मान लो कोई मेटल आपने Ag उठाया, AgCO3 लिख दिया, हाँ भाई ये मेटल कार्बोनेट बन गया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। एक रूल होता है बच्चा, वैलेंसी के हिसाब से लिखना होता है आपको, ठीक है। मैं डाल दूँ तो इनके साथ आपको ध्यान रखना है, किसके हिसाब से लिखना है इसको, वैलेंसी के हिसाब से, यू कैन से वैलेंसी अनुसार, है ना, इसको आपको वैलेंसी के हिसाब से लिखना है, वैलेंसी अनुसार, ठीक है। कैसे बताना चाह रहा हूँ मैं, देखो बच्चा ये तो 9th क्लास का ही है, आपने पढ़ा है पहले बच्चा। जैसे अगर मैं बात करूँ सोडियम कार्बोनेट, अगर आप लिख दो, इसके आगे Na लगा दिया, आपने कहा था सर इसके आगे कैल्शियम लगा दो, CO3। अब बच्चा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली में सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, 1, CO3 की वैलेंसी होती है 2, ठीक है। तो बच्चा ये क्रॉस कनेक्शन करते हैं तो क्या हो जाता है, ये क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए Na2CO3, पर आपने सीधा NaCO3 लिख दिया, तो ये बच्चा गलत बन जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये गलत होगा, आपको इसकी वैलेंसी के अनुसार लिखना है। तो एक्चुअली में सोडियम का मेटल कार्बोनेट कैसे बनेगा, Na2CO3, कैल्शियम का सही है ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो कैल्शियम और कार्बोनेट,
कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, इसकी भी होती है 2, तो इनको काट सकते हैं हम, तो 1 1 आ जाएगा। तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा CaCO3। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये वैलेंसी अनुसार का ये मतलब था यहाँ पे। ठीक है, कि ऐसे किसी भी मेटल के नाम के आगे, किसी भी कार्बोनेट के आगे कोई भी मेटल लगा देने से उसका कार्बोनेट नहीं बन जाएगा, आपको वैलेंसी को भी ध्यान में रख के चलना है। ऐसे बचा हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हैं। जैसे अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का सिंबल Ca और हाइड्रोजन का सिंबल HCO3, सॉरी हाइड्रोजन कार्बोनेट का सिंबल HCO3। तो बच्चा इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी 2 होती है, तो इसमें भी क्रॉस कनेक्शन ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा CaHCO3 ट्वाइस। ओके, बस ये आपको ध्यान रखना। दिस इज़ कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कैल्शियम का मेटल कार्बोनेट, हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट, और ये सिर्फ हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, ये आपको ध्यान रखना है बस। ओके बच्चा, नाउ लेट्स सी फॉरवर्ड बच्चा। तो देखो बच्चा, एसिड के केस में मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ बच्चा यहाँ पे, जब हम कोई भी एसिड ले लेते हैं उसके अंदर जब हम कोई भी मेटल कार्बोनेट, ठीक है, या फिर कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाते हैं बच्चा, तो वो क्या बना देता है, वो उसी एसिड में से उस मेटल को जोड़ के साल्ट बना देता है, साथ में हमें वो H2O देता है, वाटर, साथ में हमें CO2 मिलता है। ओके, आपको ध्यान रखना है बच्चों, CO2 मिलता है। ये होता है हमारी रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, आपको ध्यान रखना, याद भी करना है। इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ बच्चा, हालांकि अभी अपनी रिएक्शन में देख लिया है। अगर हम पहले एसिड लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साथ में बच्चा अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं तो ठीक है, तो ये क्या दे देगा बच्चा हमें, ये हमें उसका सोल्ट दे देगा NaCl, साथ में आपको पता ही है H2O बाहर देगा और साथ में CO2 बाहर देगा। ओके, अगर इसकी हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो बच्चा फिर से हम अब सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। ठीक है, तो बच्चा यहाँ से हमें फाइनल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, साथ में हमें मिलेगा H2O, वो तो हमेशा मिलेगा, साथ में CO2। ठीक है, मतलब कोई भी एसिड, कोई भी मेटल का कार्बोनेट ले लो या हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो। थर्ड है बच्चा, अगर हम बात ले लें सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, फिर से हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया, अभी हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया था, इसके अंदर हमने HCl डाल दिया। बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगा रहा हूँ। ये हमें क्या दे देता है बच्चा, ये हमें दे देगा 2NaCl, साथ में हमें H2O मिल जाएगा, साथ में हमें CO2 गैस मिल जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है बच्चा। ओके, फर्स्ट चैप्टर से ही हम निकाल के उसको करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चा अब हम देखेंगे कि CO2 के लिए कौन सा टेस्ट होता है। ठीक है, हमें कंफर्म करना है कि वो CO2 ही है, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं बच्चा लाइम वाटर टेस्ट, टेस्ट फॉर CO2। CO2 गैस ही मिली है हमें, हम उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं बच्चा, टेस्ट का नाम है लाइम वाटर टेस्ट। फर्स्ट चैप्टर से लिंक्ड है बच्चा ये लाइम वाटर टेस्ट। ठीक है, देखो कैसे बच्चा, क्या होगा, हम लाइम वाटर ले लेंगे। लाइम वाटर का फॉर्मूला कौन बताएगा, देखो बच्चा, तो जब हम लाइम वाटर लेंगे बच्चा, जब हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या होता है हमारा लाइम वाटर। ठीक है, इसके अंदर जब हम CO2 डालेंगे, अब ये CO2 कहाँ से आई सर, देखो बच्चा एक्चुअली में क्या हो रहा है, हमने जो एक्सपेरिमेंट करा है, हमें उसमें कोई गैस मिली है बच्चा, मिली है ना, हम बस उस गैस को कलेक्ट कर लेंगे और उसको इसके साथ रिएक्ट करवा देंगे। ठीक है, हमें ये पता है कि अगर इसके साथ CO2 रिएक्ट करती है तो क्या बनेगा। ठीक है,
तो हम उसी की कन्फर्मेशन के लिए CO2 को रिएक्ट करवाएंगे। मतलब हमने जो अभी एक्सपेरिमेंट करा है एक्टिविटी 2.5 में, हम उसके अंदर क्या करेंगे बच्चा, जो भी गैस हमें मिलेगी, हमें नहीं पता वो CO2 है, हम उसको इसके साथ रिएक्ट करवा देंगे। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना इस बात का। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 जोड़ने के बाद हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, साथ में H2O मिलता है, जिसकी वाइट पुट्टी सॉलिड हो जाती है बाद में जाके। ओके बच्चा, देखो अब एक चीज़ और देखो यहाँ पे, द थिंग इज़, मतलब आपको ये रिएक्शन याद करनी है बच्चे, इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट से पता करते हैं हम। ठीक है, तो अगर हमने उसमें से जो गैस ऑब्टेन करी है उसको जब हमने CaCO2 के साथ रिएक्ट करवाया बच्चा लाइम वाटर टेस्ट के लिए, तो अगर हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया तो हम कहेंगे भाई वो कार्बन डाइऑक्साइड ही थी, नहीं तो वो कोई और थी। ठीक है, ऐसे टेस्ट होता है बच्चा। नेक्स्ट चीज़ एक वीकेंड से कुछ एक्सेप्शनल चीज़ है, क्वेश्चन बनता है बच्चा यहाँ से, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो क्या होगा बच्चा अगर हम इसमें से बहुत ज़्यादा CO2 पास करवाते रहें, लगातार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से बहुत सारी CO2 पास करवा दें। ठीक है, तो क्या होगा बच्चा, देखो पहले तो हम थोड़ी सी पास करवा रहे हैं, हम CaOH2 में से CO2 पास करवा रहे हैं थोड़ी सी, तो हमें क्या मिलता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा कैल्शियम कार्बोनेट मिलता जा रहा है और साथ में हमें H2O मिलता जा रहा है। पर बच्चा हम फिर भी हम फिर भी नहीं रुक रहे, हम फिर भी इसमें से CO2 बार बार पास करवाई जा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करवा रहे हैं बच्चा, हमें ये तो मिल रहा है, साथ में हम CO2 और दिए जा रहे हैं। हमारे पास CaCO3 तो पहले से ही है और H2O भी है उसके रिएक्शन के अंदर पहले से। इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा CO2 डाले जा रहे हैं, मतलब एक्सेस में CO2 डाल रहे हैं। तो बच्चा क्या होगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, HCO3, ओके ट्वाइस। ओके, तो ये क्या होता है बच्चा, ये जो सब्सटेंस बनता है ये वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, ये वाटर वी कैन से ये सोल्यूबल हो जाता है वाटर में, सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो बच्चा ये पानी में घुल जाता है सब्सटेंस। उसकी वजह से क्या होता है, जो मिल्कीनेस है ना, मिल्कीनेस, क्योंकि ये सब जो सब्सटेंस बना है कैल्शियम कार्बोनेट से, जो भी बनने वाला था, एक्सेस में CO2 पास करवाने की वजह से अब वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में चेंज हो गया है। तो अब ये जो सोल्यूशन बना है बच्चा हमारा कलरलेस हो गया है। कलरलेस हो गया मतलब जो मिल्कीनेस थी वो गायब हो गई है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये, मतलब क्वेश्चन पूछेगा व्हाट हैपेंस व्हेन वी पास CO2 इन एक्सेस, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में पास करेंगे तो। डिसअपियर हो गया। ठीक है, मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ बच्चा, में क्या मिला है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ओके, लास्ट क्लास में बच्चा हमने क्या हमने डिस्कस करा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। ठीक है, तो अब हम बच्चा इलेबोरेटली पढ़ते हैं एसिड्स और बेसिस को, मतलब एक हायर लेवल है उसका ये। ठीक है, देखो कैसे बच्चा, इफ विल टॉकिंग अबाउट द एसिड्स, ठीक है, तो एसिड्स बच्चा ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में जाने के बाद हमें H पॉजिटिव आयंस और H3O पॉजिटिव आयंस देते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो दीज आर दोज काइंड ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, ओके, which dissociate in water to give also H positive और H3O पॉजिटिव आयंस।
अच्छा बच्चा, कई बुक में लिखा होता है कि सिर्फ वो H पॉजिटिव आयंस देते हैं, कईयों में लिखा होता है H3O पॉजिटिव आयंस देते हैं। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चा, एसिड्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जब हम उन्हें वाटर में डालेंगे तो वो H पॉजिटिव आयंस में या H3O पॉजिटिव आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो बच्चा, वी विल टॉक अबाउट द एग्जांपल। तो हम कहते हैं कि जैसे अगर मैं HCl ले लूँ बच्चा, ठीक है, तो HCl क्या करेगा बच्चा, जब इसको हम वाटर में मिक्स करेंगे, है ना, तो ये क्या कर देगा, ये टूट जाएगा बच्चा, ये टूट जाएगा। HCl किस में टूट जाएगा, H पॉजिटिव, है ना, H पॉजिटिव आयंस में प्लस Cl नेगेटिव आयंस में। ध्यान रखना, मैं बस आयनिक फॉर्म बता रहा हूँ आपको, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है जो बैलेंस्ड फॉर्म में लिखी होगी यहाँ पे, ठीक है। बस आप रिएक्शन समझो क्या हो रही है कि जब हमने HCl में H2O मिलाया तो HCl किस में टूट जाएगा बच्चा, H पॉजिटिव प्लस HCl में प्लस Cl नेगेटिव में। अगर आप चाहो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, जब हमने यहाँ पे H2O मिलाया, ठीक है, तो जो हमारा HCl है बच्चा वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में टूट गया है, ठीक है। या फिर अगर मैं कोई और एग्जांपल दूँ आपको, जैसे H2SO4, ठीक है, H2SO4 को भी जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे बच्चा तो वो टूट जाएगा H पॉजिटिव आयंस में। एक्चुअली यहाँ पे हमें 2 मिलते हैं, ठीक है, प्लस SO4 2 नेगेटिव आयंस में, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे 2 थे ना, तो ये 2 में ही टूटता है। ये H2 की बस प्रेजेंस में हमने करवाया है, लाइक सॉर्ट ऑफ दैट आप सोच सकते हो, ठीक है। अब देखो बच्चा, H पॉजिटिव आयंस तो आपको समझ आया, अब H3O पॉजिटिव कहाँ आ रहा है। तो बच्चा कभी कभी क्या होता है ना, ये H पॉजिटिव जो है ना, इससे रुका नहीं जाता। रुका नहीं जाता मतलब जैसे मान लो घर पे टेस्टी सब्जी बनी हो, में रुका नहीं जाता ना, हम फटाफट मुंह में पानी आने लगता है। तो इसके साथ भी कुछ वैसा काइंड ऑफ सीन है। तो क्या होता है, ये H पॉजिटिव आयंस बन गया है तो इससे रुका नहीं जाता है। तो कभी कभी ना ये बच्चा, ये H पॉजिटिव आयंस कभी कभी बाद में जो इसके अंदर हमने H2O मिलाया है ना, इसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर ये बना देते हैं बच्चा H3O पॉजिटिव आयंस, ठीक है, ओके। और इसको बच्चा हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ओके, दिस इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। ओके, तो ये बच्चा थोड़ा सा एक काइंड ऑफ स्पेशल केस है, नहीं तो हम जनरली H पॉजिटिव को ही कंसिडर करके मने चलेंगे, पर कई बुक्स में दिया होता है तो आप कंफ्यूज मत होना उससे, ठीक है। तो अगर H3O पॉजिटिव में भी टूट रहा है देन वी कैन से दैट कि वो एसिड ही है बच्चा, ठीक है। तो बट हमने क्या पढ़ा है कि जो एसिड्स होते हैं वो ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में जाके डिसोसिएट हो जाते हैं H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयंस में, ठीक है। H3O पॉजिटिव देखो कैसे बनता है, H पॉजिटिव तो बनता ही है, आपने देखा हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चा, टॉकिंग अबाउट द बेसिस। बेसिस क्या होते हैं बच्चा, ये वही सब्सटेंस होते हैं, देखो जो एसिड्स थे वो तो टूटेंगे H पॉजिटिव H3O पॉजिटिव आयंस में, पर बेसिस टूटते हैं OH नेगेटिव आयंस में पानी में जाने के बाद, ठीक है। So these are those chemical substances which dissociate in water to give OH नेगेटिव आयंस, ठीक है बच्चा। तो ये वाटर में जाने के बाद OH नेगेटिव आयंस दे देते हैं हमें, ओके। देखो हमने क्या जाना बच्चा, बेसिस क्या होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस जो डिसोसिएट हो जाते हैं पानी में जाने के बाद OH नेगेटिव आयंस में। कैसे, आपको एग्जांपल से पता चल जाएगा। जब किसी भी चीज़ को हम पानी में डालें और उसमें से OH नेगेटिव आयंस अलग हो जाए, हम कह देंगे कि भाई वो बेस था। जैसे मैं आपको एग्जांपल, जैसे NaOH आपने सुना होगा बच्चा, बेस होता है, इसके अंदर पहले ही OH है,
इसके अंदर जब हमने H2O की प्रेजेंस में इसको मतलब वी कैन से रिएक्ट करवाया, इसको H2O में डाला, अगर हमने इसको बच्चा H2O में डिज़ोल्व करा डाला तो हमें क्या मिल जाएंगे, ये Na पॉजिटिव में टूट जाएगा प्लस OH नेगेटिव आयंस में टूट जाएगा। ठीक है, इसकी हायर स्टडी आप 11th-12th में जाके करोगे, हालांकि अभी समझने के प्रसक्ति से बहुत हैं ये। इससे बच्चा ऐसी KOH होता है, और हमने आपको बताए थे MgOH होल ट्वाइस होता है ना। ये सब बेसिस होते हैं बच्चा। ये पानी में जाने के बाद OH नेगेटिव आयंस में टूट जाते हैं, इसलिए इन्हें बेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो बस आपको ध्यान रखना है बच्चा, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो पानी में डिज़ोल्व होने के बाद H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयंस में टूट जाए वो होता है एसिड, और अगर वो सब्सटेंस पानी में जाने के बाद OH नेगेटिव आयंस में टूट जाए तो वो होता है बच्चा बेस। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है ये। नो मूविंग फॉरवर्ड बच्चा, हमने जब एसिड्स की क्लासिफिकेशन करी थी 2 तरीके से करी थी। एक तो हमने पढ़े थे नेचुरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, दूसरे पढ़े थे स्ट्रॉन्ग एंड वीक, है ना। हमने कहा था वो बाद में पढ़ेंगे, तो अभी टाइम आया बच्चा उसको पढ़ने का। लेट्स स्टडी दैट। इट विल टॉक अबाउट एसिड्स। एसिड्स 2 तरीके से हो सकते हैं बच्चा, एक तो हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एक हो सकते हैं वीक एसिड्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वीक का क्या मतलब है बता। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड्स होते हैं बच्चा जो बड़ी आसानी से, बड़ी रीडली, ज़्यादा मशक्क़त किए बिना, ठीक है, ईजिली रेडली अपने आप ही, मतलब अपने आप तो नहीं, अच्छे से कंप्लीटली डिसोसिएट, जो अच्छे तरीके से टूट जाते हैं। ठीक है, किसके अंदर, इनटू किस में टूटने चाहिए, ऑब्वियसली H पॉजिटिव आयंस में ना। कैसे बच्चा, देखो अगर मैं कहूँ H2SO4 को पानी में डाला था तो ये किस में टूट रहा था, 2H पॉजिटिव में प्लस SO4 नेगेटिव में, है ना, टूट रहा था। देखो बच्चा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, दोनों के दोनों टूट गए, है ना, पूरा अच्छे से टूट गया एकदम, 2 हाइड्रोजन आयन मिल गए हमें। पर बच्चा वीक क्या होगा, जो थोड़ा सा पार्शली टूटेगा। ठीक है, मतलब पूरे तरीके से नहीं टूटेगा। पार्शली होता है बच्चा आधा अधूरा, कोई भी काम ढंग से ना करना, जिसे कहते हैं ना पार्शियलिटी मत करा करो। पार्शियलिटी का मतलब होता है कि दिखावा मत करा करो। इसका मतलब क्या है, ये पार्शियली ब्रेक डाउन करता है बच्चा, मतलब पार्शियली डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन आयंस में। जैसे मैं एग्जांपल दूँ बच्चा इसका, जैसे मैं एक एसिड ले लेता हूँ, एसिटिक एसिड। बच्चा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला CH3COOH। ठीक है, तो बच्चा जब ये पानी में जाता है तो रिएक्ट होकर किस में टूट जाता है, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयंस में। तो बच्चा यहाँ से आपने क्या देखा कि ये जो है ये तो डिसोसिएट हो गया, पर ये तो नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। इसके अंदर तो जितने हाइड्रोजन से सारे के सारे डिसोसिएट हो गए, इसके अंदर तो सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन H पॉजिटिव में टूटा है, वो तो वहीं चिपका रह गया, है ना। तो ये बच्चा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि वीक एसिड है, समझे। तो ये बच्चा, इसका नाम लिख देता हूँ मैं, एसिटिक एसिड होता है हमारा। इसकी नेमिंग भी आप पढ़ोगे, इसको एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 4। ओके, दिस इज अवर एसिटिक एसिड। बच्चा समझ आया ना क्या होता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू, अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल दूं बच्चा, तो कुछ एग्जांपल जान लो आप जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे हम कहें HCl हो गया, या फिर हम कहें H2SO4 हो गया, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं बच्चा। या फिर मैं कहूँ HNO3 हो गया। ओके, और यहाँ पे बच्चा अगर मैं एग्जांपल दूँ तो वी कैन से ऑक्सैलिक एसिड हो गया बच्चा। और ये जो हमने लिखा है एसिटिक एसिड, लिखा है एसिटिक एसिड हो गया।
तो ये सब बच्चा हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। अब आपको कुछ याद कि जो लेफ़्ट वाले सारे एसिड्स हैं वो इनऑर्गेनिक है और जो राइट वाले हैं वो सारे नेचुरल एसिड हैं। तो फाइनल कंक्लूजन के बाद हमने क्या देखा बच्चा कि जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वही हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, है ना, और जो ऑर्गेनिक या नेचुरल एसिड होते हैं वही हमारे वीक एसिड होते हैं। ठीक है, तभी तो बच्चा हम नींबू को ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि नींबू के अंदर एसिड होता है ना, खट्टा है ना वो, तो उसके अंदर एसिड होता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ वो तो हमारी जीभ को जला देगा, हमारे पेट को जला देगा जहाँ भी वो जाएगा। तो बच्चा इसलिए वो एसिड कंज्यूमेबल होते हैं जो जनरली नेचर में मिलते हैं। ठीक है, जैसे हम सिरका भी यूज़ करते हैं, लाइक ऑल दोज थिंग्स, ये सब एसिड्स के ही पार्ट होते हैं बच्चा। तो ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि हमारी बॉडी को हार्म करें। ठीक है, नहीं तो ये हमें बहुत दिक्कत भी दे सकते हैं। ओके, इसलिए बच्चा जो नेचुरल एसिड होते हैं वो जनरली वीक एसिड्स होते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बेसिस बच्चा। जैसे हमने एसिड्स को पढ़ा ऐसे हम बेसिस को भी डिस्कस करेंगे। ऐसे बेसिस भी होते हैं बच्चा, बेसिस भी स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं। ओके, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब हमने आपको डिफरेंस बताया था एसिड्स और बेसिस में, तो हमने आपको दो तरीके के बेसिस बताए थे, एक ही तरीके का बताया था पर दूसरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। पहला तो क्या था बच्चा, ऐसा बेस जो वाटर सोल्यूबल था, है ना, हमने पढ़ा था ना कि वाटर सोल्यूबल बेसिस को एल्कली बोलते हैं, एल्कलाइज बोलते हैं। इसका एग्जांपल दे देते हैं आपको, जैसे बच्चा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है या फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बच्चा हमारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। सेकंड क्या है, दूसरे होता है बच्चा इनसोल्यूबल बेसिस, जो पानी में नहीं घुलते, या फिर आप इसको वाटर इनसोल्यूबल बेसिस भी बोल सकते हो। ठीक है, इनसोल्यूबल बेसिस वो होते हैं बच्चा जो पानी में नहीं मिलते। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका, जैसे मैं कहूँ NH4OH, ठीक है, और NH3, या फिर अगर पानी में मिलते हैं तो उतने अच्छे से नहीं मिलते। ठीक है, अब देखो बच्चा, पानी में देखो, अब एक चीज़ सुनो, अगर ये पानी में घुल जाएगा अच्छे से तो ये इजीली OH नेगेटिव आयंस दे देगा, है ना। अगर ये पानी में नहीं घुलेगा तो ये इजीली OH नेगेटिव आयंस नहीं देगा। आपको समझ आ रहा है, देखो, क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है बेसिस की, कि जो पानी में जाने के बाद OH नेगेटिव आयंस दे दे हमें। ठीक है, तो बच्चा पहली बात तो पानी में घुल नहीं रहा, तो ये बच्चा कम OH नेगेटिव आयंस देगा, तो इसका बेसिक नेचर कम होगा। तो जो इंसोल्यूबल बेसिस होंगे वो वीक बेसिस होंगे। ओके, और ये वाले बेसिस बच्चा स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। स्ट्रॉन्ग बेस क्यों होता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा वाटर में सोल्यूबल हो चुका है। अब जब तक वो वाटर में सोल्यूबल होगा तभी तो टूटेगा ना, यहाँ पे तो पूरे वाटर में सोल्यूबल ही नहीं हो तो टूटेगा कैसे वो। ठीक है, तो इसलिए वो वीक होता है। मतलब वो जो वीक वाला वीकेंसी बेस होता है वो OH नेगेटिव आयंस कम रिलीज़ करता है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग के। ठीक है, तो बस आपको ये पढ़ना था बच्चा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट बच्चा अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो देखो बच्चा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चा, न्यूट्रल करना है हमने किसी चीज़ को, तो एसिड और बेस को मिलाएंगे तभी तो न्यूट्रल आएगा, प्लस माइनस करेंगे तभी तो ज़ीरो आएगा, वी कैन से दैट। तो बच्चा एग्जांपल ले लेते हैं हम, HCl प्लस NaOH, कोई बेस ले लिया हमने। ठीक है, ये बच्चा हमारा एसिड है, ये हमारा बेस है। ठीक है, तो बच्चा ये जब टूटते हैं तो ये हमेशा टूटते हैं वाटर में प्लस सोल्ट में। अच्छा, इसको उल्टा ले लेते हैं, सोल्ट प्लस वाटर लिख लेते हैं। ये टूटते हैं बच्चा हमेशा सोल्ट में और वाटर में। ये रिएक्शन होती है, याद रखना है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। ठीक है,
सो वी कैन से दैट ये तो बच्चा हमें सोल्ट मिला है और ये मिला है वाटर। तो ये होती है बच्चा क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है बच्चा, ध्यान से समझ लो। देखो आपको पता है ना पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, इसमें ऐसा ही कुछ सीन होता है। देखो जब बच्चा HCl और NaOH को जोड़ते हैं हम, जब इनको वीकन से मिक्स करते हैं और जब इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं, तो बच्चा जो हमारा HCl है वो तो ब्रेक डाउन हो जाता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में, है ना। उसके बाद जो NaOH है ये ब्रेक डाउन हो जाता है बच्चा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है बच्चा, ये Cl और ये Na आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, NaCl बना देते हैं, और ये H और ये OH नेगेटिव आपस में रिएक्ट हो जाते हैं और ये क्या बना देते हैं, H2O। ठीक है, तो ऐसे बच्चा वो सोल्ट और वाटर बना देते हैं, और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस को मिलाने पर जब हमें सोल्ट और वाटर मिले, वी कैन से दैट द रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चा, देखो बच्चा किसी भी चीज़ का डाइल्यूट होना, ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब इस केस में मैं बता देता हूँ आपको, जो डाइल्यूट है वो V वाला केस है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, मोर वाटर कंपैरेटिवली, क्योंकि जब यहाँ पे बच्चा हमने क्या सेम कर दिया है, यहाँ पे हमने सोल्यूट सेम कर दिया है। सोलवेंट ज़्यादा होगा तो उसके अंदर डाइल्यूटनेस ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर सोल्यूट ज़्यादा होगा तो उसके अंदर कंसनट्रेशननेस ज़्यादा होगी। तो डाइल्यूट वाला V वाला आया बच्चा, क्यों, क्योंकि उसके पास ज़्यादा वाटर है कंपैरेटिवली। ओके बच्चा, एक चीज़ और बताओ, अगर मैं आपको पानी ना देता तो क्या आप बता सकते थे मुझे कि कौन सा डाइल्यूट है, कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इस बच्चे की हम पढ़ रहे हैं कि हम एसिड और बेस को डाइल्यूट कैसे करेंगे। डाइल्यूट मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा। तो बच्चा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स और बेसिस का क्या मतलब होता है, एक एसिड और बेसिस के अंदर जब मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर की, ठीक है, जितना कम पानी हम डाल सकते हैं उसके अंदर उतना कम डालें, तो वो क्या होता है, कंसनट्रेटेड। ठीक है, सेम केस बेस में भी हो सकता है बच्चा, जितना कम पानी रिक्वायर्ड हो। जैसे उसके लिए सिंबल फिर डलता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl और CHCl हम लिख देते हैं सिंपली। वैसे डाइल्यूट का क्या मतलब है, उसकी जो मिनिमम बियरिंग कैपेसिटी है एसिड की, बियर वाली बात नहीं है, मतलब मिनिमम वाटर जो हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर हम उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी डालेंगे तो हम कहेंगे कि वो एसिड क्या हो गया, अब डाइल्यूट हो गया है। मतलब उसका जो एसिड नेचर है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा, उतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं करेगा वो, ठीक है, उतना ज़्यादा हार्मनेस नहीं करेगा, मतलब उसका एसिड नेचर कम हो गया है। ठीक है, पर दिक्कत क्या है, छोटी सी दिक्कत हो रहा है बच्चा, जिसकी वजह से हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, दैट की डाइल्यूट करें कैसे। ठीक है, दैट हाउ टू डाइल्यूट, ठीक है, एसिड्स। बच्चा देखो बेसिस से तो कोई दिक्कत नहीं होती ज़्यादा, एसिड्स में दिक्कत होती है। ठीक है, क्या होता है बच्चा, एक्चुअली क्या होता है जब हम डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस आपको बड़े अच्छे से पता होगा, जिसके अंदर हीट रिलीज होती है। तो बच्चा डाइल्यूशन वो जो होता है वो इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। प्रोसेस बच्चा इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। मेरा कहने का क्या मतलब है, देखो मान लो ये बड़ा सा कोई हमने बर्तन ले लिया है, इसके अंदर बच्चा बहुत सारा एसिड पड़ा है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा एसिड पड़ा है, ठीक है, एसिड लाल होता है ना खतरा से, इसको रेड से नोट कर देते हैं। मान लो बच्चा यहाँ पे बहुत सारा एसिड पड़ा है, ठीक है, आपने जैसे ही एक बूंद पानी की डाली तो बच्चा क्या होगा, क्योंकि डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये एसिड ना बच्चा बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करेगा, बहुत ज़्यादा हीट, ठीक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये बीकर फट सकता है, टूट सकता है, और एसिड जो होगा आप आसपास खड़े होगे तो आपके ऊपर भी
चपाक से करके आपके ऊपर भी आ सकता है, मतलब ये ऐसे बाहर भी खिंच सकता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक है ना, जैसे ज्वालामुखी फटती है वैसे वाला सीन हो सकता है। मतलब ज्वालामुखी जैसा नहीं होगा, बट वी कैन से कि काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक, काफ़ी ज़्यादा हीट एसिड जो है उछल उछल के बाहर आएगा, समझ रहे हो, तो आपके ऊपर गिर सकता है वो, समझ रहे हो, जब आप डाइल्यूट करने जाओगे एसिड को। ओके, तो इसलिए बच्चा कहा जाता है आपको कि आप पहले क्या लो, पहले आप हमेशा कंटेनर में या लैब में हो तो आप टेस्ट ट्यूब में पहले आप पानी डाल लो बच्चा, ठीक है। पानी डाल लिया, इसके अंदर क्या करो आप 2 बूंद एसिड की डालो, सिर्फ 2 बूंद, 2 बूंद। जैसे बच्चा 2 बूंद इसमें डालोगे फिर इसको आप स्टिर करो, अच्छे से घुमाओ, ठीक है, मिक्स कर दो अच्छे से, ठीक है। अब क्या होगा, जो हीट निकलेगी वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा सारी की सारी, समझ रहे हो, और वो स्प्रेड भी नहीं करने देगा उसको, कि बहुत कम हीट रिलीज़ होगी। फिर इसके अंदर थोड़ा सा और एसिड डालो, ठीक है, फिर उसको घुमाओ, फिर थोड़ा सा और डालो, फिर उसको घुमाओ, फिर थोड़ा सा और डालो, फिर उसको घुमाओ, ठीक है। तो ऐसे जो होगा वो एसिड इजीली स्प्रेड कर जाएगा। फिर हम कहेंगे कि जो एसिड है वो हमने डाइल्यूट कर दिया है, ना कि ऐसे करेंगे बच्चा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्पेशल है, जब आप लैब में जाओगे ना स्कूल में तो आपको बताया जाएगा ये क्या, कि बच्चा एसिड के अंदर H2O ऐड नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट इसकी जगह आपको H2O के अंदर एसिड ऐड करना चाहिए, और स्टीर करते हुए हमेशा। और H2O के अंदर भी सारा एसिड एक साथ मत डाल देना, उसमें भी थोड़ा थोड़ा डाल के घुमाना होता है, ऐसे मिक्स करना होता है बच्चा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऐड एसिड टू वाटर, एसिड को पानी में डालो विथ कॉन्टिन्यूसली स्टीरिंग, विथ कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली नहीं लिख सकते, कॉन्टिन्यूसली रहेगा, स्टीरिंग, घुमाते रहो उसको, मिक्स करते रहो।